जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की जनजाति स्टार्ट किए थे, जिसमें संथाल जनजाति को कंप्लीट किए थे। यानी कि एक क्लास में पूरे संथाल जनजाति के बारे में हम लोग देख लिए थे। वो सारा चीज़ देखे थे जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी एक एक पॉइंट को हम लिखवाए थे, पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहे हैं, बस एक एक की पॉइंट को लिखवा रहे हैं जो सीधे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज है उसको हम बोल दे रहे हैं और लिखवाएंगे उसका की पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। उरांव जनजाति को शुरू करते हैं। आप एक लाइन में समझिए कि जनजाति, जब झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी एग्जाम का, तो जनजातियों को इग्नोर करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगा, आपसे एग्जाम फिर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बिना जनजाति को पढ़े इनके कल्चर के बारे में, इनके बारे में जो भी सारा डिटेल्स दिया है वो सब कुछ आपको जानना होगा, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। ठीक है, देखिए उरांव जनजाति आपको हम बताए थे कि यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनजाति हैं, या फिर इनका प्रतिशत 18.14% है। ठीक है, यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनजाति हैं और भारत में इनका स्थान चौथा है, आपको बताए थे परिचय में। ठीक है, और यह साथ ही सबसे अधिक जनसंख्या में भले संथाल इनसे आगे हैं, लेकिन साक्षरता में, एजुकेशन में देखा जाए तो ये झारखंड की सबसे अधिक साक्षर जनजाति हैं। झारखंड की सबसे अधिक साक्षर जनजाति उरांव जनजाति हैं। ठीक है, इनका निवास स्थान मुख्यतः दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू, यानी कि झारखंड में रहने वाले अगर टोटल जनजाति जो है उसका 90% जनजाति इसी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू में मिला के रहते हैं। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा वाला एरिया तो ये, और पलामू में इनका सर्वाधिक निवास स्थान है। ठीक है, ऐसा देखिए, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं है। हर जनजाति लगभग 1, 2, 4, 10 की जनसंख्या में हर जिला, हर क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक कहा जा रहा है जिसके लिए फेमस है वो एरिया देखा जाए तो पलामू, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल उरांव जनजाति के लिए फेमस है, और इसी में मुंडा भी रहते हैं। मुंडा जनजाति के लिए भी अब यही एरिया फेमस है। जैसे जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे कि संथाल जनजाति के लिए संथाल परगना है, साथ पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया है। ठीक है, अब देखिए उरांव जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से इसके लिए थोड़ा विवाद चलता था कि कुछ लोग बोलते थे कि अब द्रविड़ प्रजाति में आता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अब प्रोटो स्टाइल। एक बार एग्जाम में भी आया था तो प्रोटो स्टाइल ही सही किया था। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो स्टाइल प्रजाति से बिलोंग करते हैं उरांव जनजाति। भाषा समूह से द्रविड़ भाषा समूह में आते हैं, और इनकी भाषा कुड़ुक है। इनकी भाषा है कुड़ुक। ठीक है, ये जो आपका यहाँ से जो स्टार्ट होता है प्रजातीय से, एक एक जो डायरेक्ट पॉइंट इधर वाला देवता वाला, ये सब आपको पूरे अपने दिमाग में उतार लेना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजातीय से प्रोटोस्टलाइट, भाषा समूह द्रविड़, भाषा इनकी कुड़ुक, इनकी जो भाषा है वो कुड़ुक भाषा है। ठीक है, युवागिरी, घुमपुरिया, गोत्र इनमें 14। जैसे देखिए इनमें गोत्र क्या है, जैसे आपको बताया थे संथाल वाला में 12 गोत्र था उनका, सोरेन, मुर्मू, मरांडी, ये सब आपका लगभग मतलब इसी तरीके से 12 टोटल ये सब आपके संथाल जनजाति के थे। लेकिन अगर आप किसी को देखिएगा कोई अपने नाम के लास्ट में मिंज लगाता है, टोप्पो लगाता है, तिरकी लगाता है, इसी तरीके से इटीसी, वो आपके उरांव जनजाति के लोग हैं। ठीक है, मिंज, तिरकी, टोप्पो, लकड़ा इस तरीके से जो लगाते हैं वो आपके उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख पेय जो है हड़िया है। इसे भगवान पे भी इन लोग पूजा पाठ में चढ़ाते हैं तपावन करके। ठीक है, प्रमुख पेय इनका क्या है, हड़िया। उसके बाद देखिए इधर तो हो गया इतना, अब इधर थोड़ा देवता के बारे में, ये इधर धर्म के बारे में। प्रमुख देवता इन लोग धर्मेश, सूर्य को ही मानता है। ठीक है, सूर्य को ही, लेकिन आपको बताए थे कि हर जनजाति अपना अपना अलग अलग नाम से
उनको बोलता है, ठीक है, डिनोट करता है। तो जैसे संथाल जनजाति में सिंह बोंगा कहा जाता था, उसी प्रकार से उरांव जनजाति में प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है, पहाड़ देवता को मरांग गुरु कहा जाता है, ये वहां भी था संथाल में भी। ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है, सीमांत देवता जो गांव के एक सीमा पे रहते हैं उनको ढिबार कहा जाता है, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा, देवता वाला हर जनजाति में आपको याद रखना है। प्रमुख पर्व इनका सरहुल, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि, ठीक है। उसमें भी सबसे प्रमुख दिखाया था कर्मा, उरांव जनजाति के लिए। हो गया, आगे देखिए आगे। अब चूंकि आपको बताए थे कि सभी जनजातियों में एक ग्राम प्रधान होते हैं और एक धार्मिक प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान जो होते हैं वो प्रशासनिक या न्यायिक प्रधान होते हैं, यानी कि एक नियम बनाएंगे और उसी नियम पे सबको चलना होगा, या फिर अगर कुछ इधर उधर होता है, उल्लंघन होता है, पंचायत बैठता है तो उसमें न्याय करते हैं, फैसला देते हैं, वो गांव प्रधान होते हैं। तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो बोला जाता है। जिस प्रकार से संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को माझी बोला जाता था, उसी प्रकार से उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे धार्मिक प्रधान को, यानी जो शादी ब्याह पूजा पाठ ये सब कराते हैं, उनको पाहन बोला जाता है, पाहन, ठीक है, उनको पाहन बोला जाता है। इनमें जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, जो जादू टोना करते हैं उसको माटी कहा जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ग्राम प्रधान और धार्मिक प्रधान। ये सारा जनजाति के बारे में आपको याद करना होगा। इनमें दाह संस्कार होता है। देखिए उरांव जनजाति में दोनों होता है, दाह संस्कार यानी कि जलाना, जिसको बोलते हैं शव को जलाना, ठीक है। ये जो सिर्फ उरांव जनजाति जो है वो जो शरणा धर्म को मानते हैं, या फिर जो इधर हिंदू रीति रिवाज वाला जो फॉलो करते हैं, या फिर कहिए कि कुछ, जैसे देखिए उरांव जनजाति क्या है, कुछ लोग ईसाई उरांव हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो शरणा धर्म को मानते हैं, या फिर हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो ईसाई उरांव हैं वो शव को दफनाते हैं, ईसाई धर्म के सारा रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। और जो ईसाई उरांव नहीं हैं वो शव को जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, ठीक है। यह अस्थायी कृषक हैं, यानी कि यह पहले जैसे क्या होता है, अधिक जनजाति लोग आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन जो उरांव जनजाति है वो अस्थायी कृषक हो गए हैं, वो अपना उनका एक निवास स्थान अस्थायी है। प्रारंभ में यह शाकाहारी थे, बाद में क्या हुआ कि मुंडा जनजाति जब इनका निवास स्थान दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल पलामू तरफ आया तो वहाँ मुंडा रहते थे। मुंडाओं के साथ रह करके ये भी मांस खाना सीख गए, लेकिन यह बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। इनमें भी देखिए विवाह का, देखिए समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। समगोत्रीय, आपको तो शुरू में बताया था कि जनजातीय में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, नहीं होता है। यानी यहाँ पे इसलिए फिर से लिया है कि एग्जाम्पल देखिए, और आपको बताए थे कि उरांव जनजाति का एक गोत्र है मिंज, टोप्पो, लकड़ा, ये सब गोत्र है। यानी मिंज का मिंज में नहीं होगा, समगोत्रीय माने समान गोत्र। मिंज का मिंज में विवाह नहीं होता है, आपस में भाई बहन निकल जाते हैं। मिंज का विवाह किसमें होगा, दूसरा गोत्र। उरांव जनजाति का ही दूसरा गोत्र टोप्पो, लकड़ा, ईटीसी किसी एक से हो जाएगा, ठीक है। देखिए विवाह आपको बताए थे, लगभग 6-7 प्रकार का विवाह बताए थे, लेकिन सभी जनजातियों में ना वो अपना अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं, थोड़ा सा नाम को चेंज करके बोलते हैं, मतलब सबका वही है। जैसे देखिए यहाँ आयोजित विवाह है, ये आयोजित विवाह है उरांव जनजाति में। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वर पक्ष वाला वधु पक्ष को मूल्य दे करके और शादी करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे जनजातीय का सामान्य परिचय में, ये वर पक्ष जो है वधु पक्ष को मूल्य देकर के उसको क्रय विवाह कहते थे। तो उसी क्रय विवाह को उरांव जनजाति में आयोजित विवाह कहा जाता है। यानी ये जो है वर पक्ष वाले इसमें वधु पक्ष को मूल्य देकर करते हैं, और आयोजित विवाह फेमस है, ठीक है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक फेमस विवाह यही आयोजित विवाह है। अगर एक रीति रिवाज के साथ अगर लोग करते हैं, पेरेंट्स के मन से होता है, तो इसी आयोजित विवाह के द्वारा इन लोग का शादी होता है, ठीक है। दूसरा सेवा विवाह, ये आपको बताया था उसमें भी। इसमें क्या होता है कि लड़का वाला वधु को मूल्य देने में सक्षम नहीं होता है, तो लड़की के माँ बाप के घर जाके सेवा करेगा, फिर शादी करेगा।
गोलट, ये थोड़ा सा शर्मिंदा वाला है विवाह, विवाह विवाह, ठीक है। तीसरा गोलट विवाह, बताया था इसमें कि इस घर से एक लड़की गई, उस घर से दूसरा घर का लड़का को एक लड़की मिली, तो उस घर से भी एक लड़की इस घर की लड़की के भाई को मिलेगी आपस में, ठीक है। उसके बाद सह पलायन विवाह बताए थे कि लड़का लड़की दोनों अपने मन से भाग की शादी कर लेते हैं। अब देखिए, बेसिकली आपको पता होगा कि इधर अगर जनजातीय समुदाय से बाहर निकलिए तो पैतृक संपत्ति में पुत्र का जितना हिस्सा होता है उतना अधिकार पुत्री का भी होता है। पुत्र का जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार पुत्री का भी होता है। भले पुत्री बेटी हिस्सा नहीं लेती है मायके में, लेकिन अधिकार है, वो ले सकती है। लेकिन उरांव जनजाति में पैतृक संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता है। इन लोग में अपना पुत्री का अधिकार नहीं होता है। जब पुत्र नहीं हो, जब किसी पिता का पुत्र नहीं हो, सिर्फ पुत्री हो, तो ही उसको वहाँ का अधिकार मिलेगा, और उसके लिए फिर उसको मायके में ही रहना होता है। लेकिन जब पुत्र है, उसका भाई है, तो बहन को वहाँ कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। इन लोगों में से नियम बनाया है। यही आपका उरांव जनजाति के बारे में सारा जो मेन की पॉइंट था लिखवा दिए। थोड़ा सा इसमें देखिए एक चीज़ और है, शिकार के बारे में, कि इन लोग शिकार करता है थोड़ा, जिसे उसको बोलते फागु सेंद्रा, ठीक है। सेंद्रा मतलब शिकार, शिकार को इन लोग सेंद्रा बोलते हैं, सेंद्रा। फागुन सेंद्रा इन लोग फागुन में करता है, विशु सेंद्रा बैसाख में करता है, और जेठ सेंद्रा ज्येष्ठ अषाढ़ में करता है, ठीक है। यानी कि इन लोग शिकार करता है, शिकार को इन लोगों में सेंद्रा कहा जाता है। 3 सीजन में इन लोग शिकार करता है। पहला फागुन में करता है फागुन सेंद्रा, बैसाख में करता है विशु सेंद्रा, और ज्येष्ठ में अषाढ़ में करता है ज्येष्ठ सेंद्रा, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग देखे युवागिरी, युवागिरी को देखे कि बताया थे आपको परिचय में ही कि इसमें क्या होता है कि युवा एवं युवतियों को प्रशिक्षण शिक्षण दिया जाता है। और अलग अलग जनजाति में, जैसे संथाल में घोटुल कहा गया था, उरांव में घुमपुरिया कहा गया है, आगे मुंडा और होम में उसको गित्ती ओड़ा कहा जाता है। अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है। तो थोड़ा सा हम लोग सब जनजाति में युवागिरी का जो एक प्रोसीजर है वो सेम है, पर सबका नाम अलग अलग है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको हम बता दें कि युवागिरी में क्या होता है, कैसे उसमें प्रवेश होता है, कब तक होता है। एक सेकंड देख लीजिए थोड़ा सा। युवागिरी घुमकुरिया, उरांव में घुमकुरिया कहा जाता है युवागिरी को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए होता है कि एक युवक एवं युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण दिया जाता है। 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 10 से 11 साल, 10 से 11 वर्ष की एज में प्रवेश होता है, विवाह बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। विवाह बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए, इसमें सरहुल के समय प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें ओपन होता है, एडमिशन ओपन होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें प्रवेश मिलता है सरहुल के समय में, ठीक है। एक बार प्रवेश मिलता है। घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। पहला होता है पूना जोखर, प्रवेश करने वाले नए सदस्य जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है मांझ जोखर 3 वर्ष के बाद, तथा कोहा जोखर, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें युवकों के लिए जोक एड़पा, इसमें देखिए युवकों जो होते हैं, युवकों को बोला जाता है जोक एड़पा। जो युवक होते हैं मैंने मेल, उसको जोक एड़पा। युवतियों को बोला जाता है पेल एड़पा, ठीक है। हो गया। अब देखिए, इसमें
जोह का मतलब क्या होता है? जोह का मतलब होता है कुंवारा। जोह का मतलब होता है कुंवारा। ठीक है। अब देखिए, जो खेड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, ठीक है, तथा इसके मुखिया को धांगर कहा जाता है। महतो, जो ये दो खेड़पा हैं, इनके जो मुखिया होते हैं, इनके जो मुखिया होते हैं, इसको धांगर कहा जाता है। इनको धांगर कहा जाता है। और जो पेड़पा यानी यूथ, यानी कि ये क्या होते हैं? ये युवकों को देख रेख करते हैं, युवकों का देख रेख। जब एक वहां पे प्रशिक्षण करने के लिए, एक तरह से मान लीजिए क्या है, वो युवा के लिए हॉस्टल की तरह है। जब वहां पे मेल के लिए लड़का मेल होगा देख रेख करने के लिए, जिसको धांगर बोलते हैं। मुखिया यानी वही देख रेख करने वाला। युवतियों को देख रेख करने वाले को बड़की धांगरिन, बड़की धांगरिन, ठीक है, कहते हैं। बड़की धांगरिन कहते हैं। या युवतियों को देख रेख करते हैं, युवती का देख रेख या करती हैं, ठीक है। और ये जो अधिकारी हैं, इनका भी, ये अधिकारियों का भी दोनों का 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। 3 वर्ष में बदल जाते हैं, ठीक है। और इनका दोनों का प्रवेश 3 वर्ष पे होता है। 3 वर्ष पर होता है। 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है सरहुल के पर्व के समय, ठीक है। सरहुल के पर्व के समय 3 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। और उस समय जिसका पूरा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका पूरा हो जाता है उसको दीक्षा समारोह करके वहां से निकाला जाता है। और फिर नए को वहां पे प्रवेश मिलता है, ठीक है। 10 से 11 वर्ष की उम्र एज हो जाने के बाद। यही आपका युवा गृह। जनजातीय रीति रिवाजों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, उनको सारा कुछ कल्चर के बारे में समझाया पढ़ाया जाता है, युवक एवं युवतियों दोनों को। इसी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से कहा जाता है। हमारा उरांव जनजाति भी आज समाप्त हो गया। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मुंडा जनजाति के बारे में लेकर आएंगे।